तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या फर्स्ट चैप्टर नेम वाज ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। इसके एक फर्स्ट लेक्चर्स का हो चुका है, इसमें हमने बात की इसके बेसिक लेक्चर्स के अंदर बात की हमने बेसिक चीज़ों की कि व्हाट इज द सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं क्या केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। इसके अंदर एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। 3 सिद्धांत थे, 3 लॉ थे, क्या करेंगे हम पढ़ेंगे और आपका आज का लेक्चर भी क्या हो जाएगा, सिंपली खत्म हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा डिस्कशन किस पे होगा, केपलर्स लॉ पर होगा। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो आज हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो कैसे हैं आप सब होंगे एकदम बढ़िया, और आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मिलियन एजुकेशन के अंदर। तो आज हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिर्फ केपलर्स लॉ पढ़ना है। बहुत सिंपल टॉपिक होगा, अच्छे से समझेंगे, चीज़ों को नोट करेंगे, चीज़ों को अच्छे देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इजीली अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है। तो क्या करते हैं, इसको आज स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या, इसका सेकंड लेक्चर क्या होगा हमारा, केपलर्स लॉ। क्या होगा, केपलर्स लॉ। देखो ये लॉ क्या है, केपलर्स लॉ क्या है, और मैंने लॉज लिख भी दिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो केपलर्स लॉ पहले आपको समझ लेंगे, फिर डेफिनेशन की तरफ आप जाएंगे। देखो केपलर्स लॉ असल में है क्या, पहले तो केपलर्स साइंटिस्ट का नाम है, क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। अब केपलर्स लॉ का आने की वजह क्या थी, आपको मालूम है होगा कि जब केपलर्स लॉ था, इनके टाइम ये बहुत पुराने साइंटिस्ट है, इतने नए साइंटिस्ट नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने के क्या ये साइंटिस्ट है। तो बात हुई कि अपना जो अर्थ है, ये और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्बिट कैसा है, इस पर बात मतलब हो गई थी कि दुनिया के अंदर जैसे अर्थ है वैसे और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो उन प्लैनेट का या फिर अपने अर्थ का जो प्लैनेट है, उसका जो शेप है, द ऑर्बिट है, वो कैसा है। वो जैसे ये एक प्लैनेट है, ये क्या एक प्लैनेट है, ये भी प्लैनेट है, तो अलग अलग प्लैनेट होते हैं। तो बात की जा रही थी कि अलग अलग प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट है, तो उन प्लैनेट्स का ऑर्बिट कैसा है, वो ऑर्बिट का सर्कुलर है क्या, वो ऑर्बिट इलिप्टिकल है, अंडे ऐसा शेप का है, किस शेप का है, इस पर बहस चल रही थी। तो इस गैलीलियो का नाम सुनोगे, साइंटिस्ट गैलीलियो, तो वो सब लोग इसी पर काम कर रहे थे और अलग अलग लोग बोलते थे कि अपना जो अर्थ है उसका जो ऑर्बिट है वो कैसा है, सर्कुलर है, मतलब गोल कैसा है, गोल शेप का है। इस पर अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। तो वहीं केपलर्स ने क्या कहा, कि आप जो कह रहे हैं कि जो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट है, मतलब जो प्लैनेट का जो शेप है ऑर्बिट का वो कैसा है, तो इन्होंने कहा कैसा है, वो इलिप्टिकल है। ये इन्होंने बताया, किसने बताया, केपलर्स ने बताया कि जो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट है वो सर्कुलर नहीं है, वो गोल नहीं है, वो कैसा है, वो इलिप्टिकल। कैसा इलिप्टिकल मतलब सर, इलिप्टिकल मतलब अंडे कैसा, जैसा अंडे की शक्ल जैसा है। अंडा जिस तरह से होता है ना, अंडा पूरा गोल तो होता नहीं है, कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, इलिप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलिप्स। एक शेप का नाम होता है, इसको इलिप्स, क्या बोलते हैं इसको, इलिप्स बोलते हैं। और ये क्या आपका सर्कल, क्या है आपका सर्कल है। तो उसने कहा कि आपका ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट सर्कल नहीं, क्या होता है, इलिप्स। क्या होता है वो, इलिप्स होता है, मतलब कुछ अंडे की शक्ल का होता है, कुछ एग की शक्ल का होता है, कौन, अपना ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। ये इसने बताया। इसने कहा कि आप इस तरह से बोल सकते हो कि मान लो एक कोई ट्रायंगल है, कोई क्या एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को अगर आप इस तरह से काट दोगे, इस तरह से मैं अगर ट्रायंगल को काट दूं, तो जो शेप बनता है वो क्या है, मेरा इलिप्स। क्या है वो, इलिप्स होता है। समझ रहे हो। तो ये सर्कल नहीं होता, ये आपका सर्कल नहीं होता, ये आपका क्या होता है, इलिप्स। क्या होता है आपका, सिंपली ये इलिप्स होता है। इलिप्स मतलब कुछ अंडे की शक्ल का, कुछ एग की शक्ल का होता है। समझ गए, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलिप्स। ये जो फिगर है, ये जो अंडे की शक्ल का, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैथ्स के अंदर इलिप्स। क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। समझ गए अच्छे से। तो ये किसने बताया, केपलर्स ने बताया। फिर इसने 3 सिद्धांत दिए, 3 लॉ दिए, उनको क्या करेंगे हम समझेंगे और आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, सिंपली खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है, कुछ ऐसा है नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ें बहुत क्या एकदम हलवा, एकदम क्या है हलवा। तो उसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसने ये एक बार बता दिया कि जो आपका ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट है वो सर्कुलर नहीं है, वो कैसा है, इलिप्स जैसा है, मतलब कुछ अंडे की शक्ल का होता है। ये इसने बता दिया। तो उसने मतलब आपका मतलब इससे मालूम पड़ गया कि आपका जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो इस प्रकार से होता है, कुछ इलिप्स के शेप का होता है। इलिप्स इसको बोलते हैं। इस शेप का अपन क्या बोलते हैं, इलिप्स। का गंदा बना है लेकिन आप समझ सकते हो। इस शेप का अपन क्या बोलते हैं, इलिप्स। क्या बोलते हैं, अपन इसको इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपन इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स के अंदर कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये इलिप्स है। क्या ये आपका इलिप्स है, क्या है आपका, सिंपली इलिप्स है। ये जो शेप मैंने बनाया ना, इस शेप का नाम क्या है, इलिप्स। क्या नाम इसका, इलिप्स नाम है। ये एक मैथ्स के अंदर टॉपिक होता है इलिप्स, वहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है। ये क्या इलिप्स, क्या है ये इलिप्स, इस फिगर का नाम है। ये क्या आपकी प्लस, ये क्या आपकी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये क्या सिंपली आपकी वाई एक्सिस है। समझ गए, ये पूरा चीज़ें होती है। तो आपको दिख रहा है इलिप्स के अंदर एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, एक एक्स एक्सिस और एक क्या आपका सिंपली वाई एक्सिस है, दिख रहा है। और इस फिगर का नाम क्या, इलिप्स। क्या नाम इसका, इलिप्स नाम है। क्या नाम इसका, इलिप्स नाम है।
इससे देखो हर चीज़ की इक्वेशन होती है। वैसे ये जो फिगर है ना, इसकी भी क्या इक्वेशन क्या होती है सर, ये सब तो हम लोग को है नहीं। अरे नॉलेज लो, बहुत टॉपिक बहुत सिंपल है, हलवा है, थोड़ा सा नॉलेज लेते चलो ताकि आपको क्या थोड़ा सा और बच्चे से आप थोड़ा क्या डिफरेंट हो जाओ कि उनको ये सब नॉलेज नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें बहुत सिंपल है, 3 लॉ है, लॉ में पढ़ा दूँ खत्म हो जाए, मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा और क्या थोड़ा सा नॉलेज आपको लेते हैं कि होता क्या सर, ये थोड़ा फिगर के बारे में बताइए कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा मज़ा आएगा। देखो तो इसका नाम क्या इलिप्स, क्या ना इलिप्स है। आपको मालूम है कि हर एक फिगर का, हर एक ज्योमेट्री का अपना क्या इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है। उस जैसे कि आपको मालूम है सर्कल जो होता है, जो सर्कल होता है उसका अपना क्या होता है, इक्वेशन होता है। जानते हैं आप, नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। जैसे सर्कल है, उसका रेडियस क्या है, आर है, तो इसकी अपनी एक इक्वेशन है। इसकी क्या होती है सर इक्वेशन, इसकी होती है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या इसकी इक्वेशन होती है। उसी तरह से ये जो फिगर है इसका ना इलिप्स है, इसकी भी क्या होती है इक्वेशन, क्या होती है इक्वेशन होती है, उसकी होती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या होती है उसकी इक्वेशन होती है, किसकी, इलिप्स की इक्वेशन ये होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ गए, इस तरह चीज़ होता है। देखो ये 2 तरह का होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए और बी 2 चीज़ है ना, तो ए ये क्या एक्स है ना, एक्स मतलब ए, तो ये आपका ए क्या है, आपका ये सिंपली ए है, और ये सिंपली आपका बी क्या है, सिंपली आपका बी है। तो ये ए है और ये ऊपर वाला क्या है आपका बी है, समझ गए। तो एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस वो, आपको मालूम है जो ए है वो बी से क्या है, बड़ा है। देख लो ए जो बी से क्या है, बड़ा, मतलब ए है जो बी से क्या होता है, बड़ा होता है, किसके अंदर, इलिप्स के अंदर। ऐसा ना, इसमें देखो बराबर होता है, इसमें आप बोलोगे एक्स, इसमें अगर ए और बी बोलोगे तो दोनों क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि दोनों होते क्या अपने रेडियस होते हैं। यहाँ पर ए और बी के अंदर ए क्या होता है, बड़ा होता है किससे, बी से। और इसको बोलते हैं ना, ए जो लिखा ना ए, इस पूरी एक्सिस को बोलते हैं मेजर, क्या बोलते हैं उसको, मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेजर एक्सिस। और जो वाई वाली लाइन है उसको बोलते हैं क्या पता है, माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, माइनर एक्सिस, मतलब छोटी वाली एक्सिस। मेजर मतलब बड़ा कौन है, ये है ना, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और वाई वाली क्या बोलते हैं अपन, माइनर। क्या बोलते हैं उसको, माइनर। इस पूरे को बोलते हैं क्या, मेजर एक्सिस। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे उसको, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या आपका डी है, दिख रहा है, अच्छे समझो, आपको बहुत सारी मैं नोट दे रहा हूँ। तो ये ओ भी है, ये पूरा है क्या आपका, ये पूरा आपका क्या मेजर एक्सिस। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेमी, क्या बोलेंगे इसको, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, सही मतलब आधा, क्या होता है, आधा होता है, तो सेमी मेजर एक्सिस। समझ गए। ये पूरा आपका क्या माइनर एक्सिस, ये पूरा है माइनर, तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी माइनर। क्या बोलेंगे उसको, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। समझ गया। ये पूरा है माइनर, तो ये क्या होगा, सेमी माइनर। ये पूरा है मेजर, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेमी मेजर एक्सिस। समझ गए। ये ए है तो ये भी ए होगा। तो पूरी लेंथ कितनी होगी, देखो यहाँ समझ लो, साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब नॉलेज है जो आपको टीचर्स आपको बताने वाले नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ए होता है और ये क्या होता है आपका बी होता है। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी तो ये भी होगा। तो ये पूरा कितना होगा, 2a। क्या होगा, ये 2a होगा। और ये पूरा कितना होगा, 2b। क्या होगा, ये 2b होगा। क्या होगा, ये 2b होगा। समझ गए सर। इस पूरे को बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो इसके ये पूरे को बोलते हैं मेजर, तो आधे को क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। इस पूरे को बोलते हैं माइनर एक्सिस, तो इसको आधे को क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। समझ गए सर। ये पूरा 2a होता है, ये a होता है, ये पूरा 2b, और ये क्या होता है आपका b होता है। और सर इसके अंदर a जो होता है वो b से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ गए सर, समझ गए, बस कमाल खत्म। ये क्या इलिप्स के बारे में, और ये क्या होती है उसकी इक्वेशन, क्या होती है उसकी इक्वेशन होती है। बस आप इतना समझ सकते हो। उन्हें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैथ्स के अंदर वहाँ पे पढ़ाई जाएगी, इसके अंदर 12 के अंदर। तो आप हल्का सा ये सब चीज़ें कर सकते हो कि है क्या, इलिप्स होता है क्या है, उसमें ए बी से क्या होता है, बड़ा होता है। इतना नॉलेज आपको मिल गया। समझ गए अच्छे से। उन्हें बहुत कुछ है वो आपके काम का नहीं है। समझ गए, हाँ सर। तो उसको मैं नोट कर लेंगे। ये सब आपको क्या एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तब पढ़ने के बाद अपने को पढ़ना है लॉ। देखो आप फिगर समझ गए कि होता क्या है। आप पढ़ेंगे लॉ, पढ़ेंगे लॉ को एकदम हिंदी है। लॉ याद देखो पेपर में क्या आएगा, कैप्लर्स लॉ एक्सप्लेन कीजिए, बस खत्म। लिखने का आंसर आ जाएगा, उसको समझ लेते लॉ है क्या। लॉ बहुत सिंपल, लॉ क्या है, बहुत सिंपल है। एक डायग्राम आते हैं, उससे आपको चीज़ समझ में आएगी। देखो ये अभी इसको मैंने भी बनाया था, बन गए इसे फिर से ये। समझ गए सर। मान लो ये सन है, क्या अपना ये सन है, ये क्या आपका सन है। और ये आपका क्या है, ये जो है ना ये आपका अर्थ है। क्या ये अर्थ है। ये क्या आपका ई बोल दो, क्या बोल दो इसको, ई बोल दो। ई क्या आपका अर्थ है, क्या आपका अर्थ है, देख लो। समझ गए। ये आपका क्या है, अर्थ है, और ये क्या आपका सन है। तो ये ऑर्बिट है किसका, अर्थ का, और ये क्या आपका सन, क्या आपका सन है। समझ गए, हाँ सर समझ गए। अब देखो इसने फर्स्ट लॉ क्या है, देखो उसके फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटरी लॉ। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटरी लॉ।
कैप्लस को और क्या बोलते हैं, ऑर्बिटरी लॉ बोलते हैं। मतलब इसने बताया था कि ऑर्बिट के बारे में बताया था, इसे उसको बोलते हैं ऑर्बिटरी लॉ बोलते हैं। इसलिए बोला क्या सर, फर्स्ट लॉ क्या दिख रहा है आपको, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स। अरे भैया सबको मालूम है कि जो ऑर्बिट है वो कैसा होता है, इलिप्स होता है। किसने बोला था, कैप्लस ने बोला था कि जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, इलिप्स होता है, ना कि सर्कल होता है। तो वही पहले लिखा हुआ है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स। सेकंड क्या बोला, विद सन एट अ फोकाई। तो इसके लिए सन क्या एक फोकाई, क्या एक तरह का फोकाई है। फोकाई मतलब देखो ये बहुत सारे प्लैनेट होंगे ना, तो अर्थ है, सिर्फ 8 प्लैनेट होते हैं, तो उनके लिए सन क्या दिखता है, फोकाई। क्या दिखता है उनको, एक फोकाई मतलब एक बारीक सी चीज़ दिखती है, समझ गए। अरे फोकाई मतलब पढ़े थे, उसके अंदर पढ़े होंगे चैप्टर के अंदर। मान लो ये कि कॉन्वेक्स लेंस, क्या ये लेंस, ये क्या कॉन्केव मिरर है। अगर इसमें अगर लाइट जाएगी, इसमें अगर लाइट पास करोगे तो टकराने के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये पॉइंट का अपन क्या बोलते थे, फोकस। क्या बोलते थे अपन, फोकस बोलते थे। क्या बोलते थे, फोकस। जैसे कि ये बहुत छोटा है, ये क्या बहुत छोटा है, उसी तरह से इन ऑर्बिट्स के लिए, इन प्लैनेट्स के लिए सन क्या फोका है, क्या एक तरह का फोका है। बस समझ गए, हाँ से समझ गए अच्छे से एकदम। तो पहला लॉ क्या था कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट अ वन ऑफ द फोकाई। मतलब कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं उनके ऑर्बिट क्या होते हैं, इलिप्स होते हैं। दूसरी चीज़ सन उनके लिए क्या है, फोकाई। क्या है, फोकाई। देखो पहले चीज़ों को समझ लो, बोलना कोई बोल देगा, डेफिनेशन आप रट सकते हो, उससे पहले आप पहले डेफिनेशन को समझ लिया करो। समझ गए, डेफिनेशन समझ जाओगे बोल तो कोई भी लेगा। द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड सन एट वन ऑफ द फोकाई। देखो खत्म, डेफिनेशन लिख दिया आपने, फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पे चलते कि सेकंड क्या बोलता है। सेकंड भी बहुत सिंपल है, सेकंड भी क्या है, बहुत सिंपल है, देखेंगे। सेकंड ही बहुत सिंपल है। देखो मैं बोलता सेकंड है क्या। सेकंड बोला कि द लाइन जॉइनिंग ऑफ प्लैनेट, मतलब कुछ लाइन जॉइन करना है। देखो बहुत सिंपल है भी। मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये क्या एक पॉइंट ए और ये पॉइंट है, मान लो ये ऑर्बिट है उसका, किसका, प्लैनेट का। तो मान लो अर्थ, ये अर्थ है, क्या आपका अर्थ है। अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अर्थ जो है वो ए से बी यहाँ चला गया, ए से बी यहाँ पे चला गया। कौन, अर्थ ए से भी यहाँ पे चला गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अर्थ चला गया। तो मैं सन से क्या कर रहा हूँ, सन से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है, लाइन जॉइनिंग। ये क्या है, लाइन जॉइनिंग ऑफ एन प्लैनेट टू दी सन। द लाइन जॉइनिंग टू दी प्लैनेट ऑफ दी सन, वही द लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट टू दी सन। मतलब सन से एक लाइन क्या करेंगे, जॉइन करेंगे। तो पहले यहाँ पर ये ए था, अब ये कहाँ पहुँच चुका है, बी पहुँच चुका है। तो ये रहा आपका, अब ये हो गया आपका, समझ गए। तो ए से बी पहुँच गया, तो ये भी यहाँ पहुँच गया। तो इतना इसने इतना एरिया क्या किया, कवर क्या किया, इतना एरिया उसने कवर किया, समझ गए। इतना एरिया उसने क्या किया, कवर किया, समझ गए। मान लो कि अब सन, अब किसी एक पॉइंट पर आपका प्लैनेट, आपका जो सन है वो पी यहाँ पर, कहाँ पर है, यहाँ पर है, समझ रहे हो कहाँ पर है। चलो यहाँ ले लो, आपको लेना है और, तो चलो मान लो यहाँ है, कहाँ पे आपका, यहाँ पर है, समझ गया। तो पी से सन से मारेंगे एक लाइन जॉइनिंग, हो गया सर। पी से क्यू क्या किया, ये ट्रांसफर क्या हो गया, कुछ क्यू क्या हो गया आपका, ट्रांसफर हो गया। पी से क्यू क्या हुआ, सन अर्थ क्या हो गया, मूव कर गया। तो ये रहा उसका लाइन जॉइनिंग। तो इतना एरिया कितना हो गया, ये इतना एरिया हो गया, दिख रहा है आपका, ये इतना एरिया होगा, थोड़ा दिख रहा होगा। और ये क्या आपका बड़ा एरिया। तो सर ये क्या है, एरिया समझ रहा हूँ क्या है, क्या ये देखो है क्या, इसको पर समझो। क्या बोला है कि द लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट्स पर जोड़ना एक लाइन, इसको लाइन जॉइनिंग ऑफ अ प्लैनेट टू द सन। द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब सर इक्वल एरिया कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि यहाँ से यहाँ अर्थ ने सन से जो एरिया बनाया और यहाँ से यहाँ तक अर्थ ने सन से जो एरिया बनाया, ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे इन सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 2 सेकंड लगे और यहाँ से जाने के लिए भी इसको अगर 2 सेकंड लगे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगा है, तो ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। ये बोलता है आपका केपलर सेकंड लॉ। ये क्या आपका केपलर्स टाइम, मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ का टाइम सेम है, तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम। क्या होंगे, दोनों एरिया सेम होंगे। ये बोलता है आपका सेकंड लॉ। क्या बोलता है आपका सेकंड लॉ, समझ गए, एकदम सिंपल। द लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट टू दी सन, सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सेम वक्त के अंदर, सेम टाइम के अंदर अगर सन जो एरिया कवर करेगा वो क्या होगा, सेम। क्या होगा, वो सेम होगा। लेकिन सर मेरे को डाउट हो रहा है कि इसको अच्छे बनाओ। देखो ऐसा देख लो, ये हो गया, ये आपका क्या है, सन है। मान लो ये आपका ए पॉइंट, ये क्या आपका बी पॉइंट है। तो ये रहा आपका एरिया, और मान लो ये रहा आपका पी पॉइंट और ये क्या आपका क्यू पॉइंट। तो ये रहा इसका एरिया, दिख रहा है सर। मेरे को दिख रहा है कि इसका ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसका एरिया मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, और इसका एरिया में क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। देखो एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है, कंसेप्ट होता है कि जब
अर्थ जो है अर्थ, जब अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अर्थ सन से बहुत करीब, क्या होता है सन से बहुत करीब होता है, जब सन से क्या होता है बहुत करीब होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्या होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और जब वो सन जब अर्थ सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड कम, जब पास जाता है तो उसकी स्पीड क्या बढ़ती है। समझ गए, ये फंड आपको मालूम होना चाहिए कि नियर द सन स्पीड ऑफ प्लैनेट विल बी मोर। समझ गए, मतलब कि जो ऑर्बिट होगा वो सन से जब करीब होगा तो उसकी स्पीड क्या होती है बढ़ जाती है, और जब प्लैनेट जो है वो सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है रुक जाती है। मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मतलब मान लो ये सन है और ये आपका ऑर्बिट आपका अर्थ है, अर्थ प्लैनेट है, तो जब इससे दूर होगा तो उसकी स्पीड, उसकी गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जैसे उसके करीब पहुंचा जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वो जितना इसके करीब होगा उतनी उसकी स्पीड क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ये असल में अपनी रियल लाइफ में होता है कि जो सन होता है और अर्थ होता है, अर्थ जब सन से बहुत दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या कम हो जाती है, जब उसके करीब में होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या होती है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब दूर होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी कम होगी, स्पीड क्या होगी कम होगी। इसलिए ये जो दिख रहा है, ये जो एरिया है, ये जो चीज़ है सरकमफेरेंस जो इसका ये जो लेंथ है वो क्या होगी कम होगी। आपको दिख रहा है, देखो मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, ऐसा प्योर क्यू, आपको दिख रहा है कि ये और इसके अंदर ये ज़्यादा बड़ा है, ये क्या इसका ज़्यादा बड़ा है, ये इसका कम है। ऐसा कोई बोले क्यों यहाँ पे ये छोटा और ये बड़ा है, बोलने का क्योंकि टाइम दोनों का सेम है। मान लो यहाँ से जाने के लिए इसको लगे 2 सेकंड और यहाँ भी कितना लगे इसको 2 सेकंड लगे। समझ गए, तो चूंकि ये से दूर है तो उसकी स्पीड क्या होगी कम होगी, स्पीड क्या होगी कम होगी, तो वो कुछ ही डिस्टेंस क्या कर पाएगा तय कर पाएगा। स्पीड कम है तो कुछ ही डिस्टेंस क्या कर पाएगा तय कर पाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये करीब पहुँच चुका है तो उसकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा डिस्टेंस क्या करेगा तय करेगा। क्यों सर, बिकॉज यहाँ पे स्पीड क्या है आपकी कम है और यहाँ पे आपकी स्पीड क्या है ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से डिस्टेंस क्या करेगा ज़्यादा तय करेगा और यहाँ पे क्या करेगा कम करेगा। समझ गए, ये क्यों आया, समझ गए, यहाँ छोटा कम क्यों है, समझ गए सर, स्पीड क्यों से आया। हाँ सर, लेकिन अब सर दिख रहा है इसका ये ज़्यादा है तो इसका ये ज़्यादा है, लेकिन ना देखो इसका ये ज़्यादा लेकिन ये कम है, तो दोनों फैक्टर क्या कर दिए एक दूसरे को कैंसिल करके एरिया क्या हो गया दोनों का सेम हो गया। इसका ये ज़्यादा तो इसका ये ज़्यादा, इसका ये कम तो इसका ये ज़्यादा, मतलब इसका ये ज़्यादा तो इसका ये ज़्यादा, इसका ये कम तो इसका ये ज़्यादा होने की वजह से ये और ये एरिया क्या होता है सेम, क्या होता है सेम होता है। समझ गए, देखो इसका ये ज़्यादा है तो सर इसका ये ज़्यादा है, लेकिन समझ गए इसका ये तो इसका ये ज़्यादा है, इसलिए और इसका देखो इसका ये कम है तो इसका ये क्या है ज़्यादा। समझ गए, तो वो समझ सकते हो आप, इसका ये ज़्यादा इससे है लेकिन इसका ये ज़्यादा इससे है, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या होता है सेम, क्या होता है इन दोनों का एरिया क्या होता है सेम होता है, क्या होता है सेम होता है। समझ गए, अरे एरिया मतलब मान लो एरिया मतलब देखो इसका मान लो ये 5 ये ज़्यादा होगा, मान लो 5 है और ये 3 कितना है ये 3 है, लेकिन सर इसका ये 5 है और ये 3 है। समझ गए, देखो 5 दिया 15 और वहाँ 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, तो मान लो इसका एरिया क्या आ गया सेम, क्या आ गया सेम आ गया। तो ऐसा फंडा होता है। समझ गए, तो ये आपका केपलर सेकंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे दोनों सेम, क्या होंगे दोनों सेम होंगे। समझ गए अच्छे से, हाँ सर समझ गए। और इसका एक और डेफिनेशन रहता है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्या होता है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये सेकंड लॉ का एक पार्ट है क्या, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब सर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब जो एरिया कवर करेगा, देखो इसका मतलब होता है कि जो एरिया कवर करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो एरिया कवर करेगा वो क्या सेम क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा वो कांस्टेंट होगा। इसी को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ इसने जो एरिया कवर किया है यहाँ भी टाइम के साथ जो एरिया कवर करेगा वो क्या होगा सेम होगा, क्या होगा सेम होगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ जो सन जो एरिया कवर करेगा वो क्या होता है सेम, क्या होता है जिस तरह से यहाँ पे ये और ये क्या है दोनों सेम है, वही क्या अपना एक तरह का एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, d/dt इज कांस्टेंट। आपको मालूम होगा, आप पढ़ सकते हो, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है k होती है ना, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है L/2m, क्या है L/2m है। ये आपको पूछ सकता है बड़े बड़े एग्जाम के अंदर, अगर आप कहीं बाहर जाओगे एग्जाम देने के 10th के अंदर, तो ये सब पूछ सकता है कि एरियल वेलोसिटी कितनी होती है L/2m, कितनी होती है L/2m होती है। सर ये L क्या है, L एक अलग फंड है, आप सिर्फ देख लो L/2m होती है। L मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, M मतलब मास, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब 12th और 11th का टॉपिक होता है। समझ गए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ समझ गए, अब बचा गया फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आप समझ गए, अब बचा गया आपका थर्ड लॉ। क्या बचा है, थर्ड लॉ बचा है, उसको क्या करेंगे हम कवर करेंगे, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। तो अभी अपने पढ़ना है क्या थर्ड लॉ, क्या पढ़ना है थर्ड लॉ पढ़ना है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है और चीज़ आपकी क्या हो जाएगी सिंपली आज खत्म हो जाएगी। देखो थर्ड लॉ पढ़ना, क्या पढ़ना है थर्ड लॉ पढ़ना है। देखिए क्या दिख रखा है, द स्क्वायर ऑफ, सर क्या है ऐसा इतना बड़ा समझ नहीं आ रहा है, पहले समझते फिर डेफिनेशन क्या करते समझते। डेफिनेशन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, देखो सिंपल है। देखो आपको मालूम है देखो ये आपका सन है,
ये आपका क्या है, सन है। ये आपका होगा कोई एक ऑर्बिट है, कोई एक प्लैनेट है, ये कोई और प्लैनेट है, ये कोई और प्लैनेट है, ये कोई और प्लैनेट है। तो अलग अलग प्लैनेट है, तो उनका जो मीन डिस्टेंस होगा, मीन मतलब रेडियस का, मान लो इधर का मीन डिस्टेंस मतलब होता है कि ऑर्बिट का सन से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं उसको, मीन डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मीन डिस्टेंस। मतलब सर कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस, कि सन से लेके ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मेन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, मेन डिस्टेंस बोलो, या इसको बोले आर बोल दो। आर मतलब रेडियस, क्या बोलते हैं एक तरह का रेडियस बोल दो, बात एक ही है। तो ये रहा एक ऑर्बिट है, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है। तो सबका मेन डिस्टेंस क्या है, देखो अलग अलग है कि नहीं, सबका जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है। तो देखो चूंकि सबका डिस्टेंस अलग अलग है, सब अलग अलग दूरी पर है, तो सबका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। मतलब मान लो ये कोई फला प्लैनेट है, ये मतलब अर्थ है, क्या ये अर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अर्थ है। तो अर्थ को सन के अराउंड एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। मान लो ये कोई है, तो इसको सन के अराउंड एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने के लिए, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। समझ गए सर, टाइम पीरियड समझ गए कि किसी भी प्लैनेट को सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है इसको क्या बोलते हैं अपन, टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट बोलते हैं। समझ गए सर। मिड डिस्टेंस क्या होता है कि सन से किसी प्लैनेट का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मिड डिस्टेंस, या उसको बोल सकते हैं अपन रेडियस बोल सकते हैं। समझ गए सर। अब देखो चूंकि अलग अलग प्लैनेट है, सबका मिड डिस्टेंस क्या अलग अलग है, तो सबका टाइम पीरियड भी क्या होगा सर, अलग होगा। सही बात है सर, सबका टाइम पीरियड क्या होगा, अलग अलग होगा। हर एक प्लैनेट का अपना अपना क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, बिकॉज ऑफ सबका रेडियस क्या है अलग है, सबका मिड डिस्टेंस क्या है अलग है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ सर, कोई ऐसा फॉर्मूला टाइम पीरियड और रेडियस के लिए सर, कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ। तो उसके लिए केप्लर ने एक फॉर्मूला दिया। केप्लर ने क्या दिया, फॉर्मूला दिया। केप्लर ने क्या कहा, केप्लर ने कहा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, किसी प्लैनेट के टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मीन क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस के, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस के। ये किसने कहा, ये कहा केप्लर ने। केप्लर ने एक रिलेशन दिया किसके बिटवीन, टाइम पीरियड और मीन डिस्टेंस के बिटवीन एक रिलेशन दिया कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस के क्या होगा। बस इसने ये एक रिलेशन क्या है, एक रिलेशन दिया टाइम पीरियड का और रेडियस का, कि टाइम पीरियड का किसी प्लैनेट का टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो क्यूब ऑफ रेडियस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, केप्लर्स लॉ। क्या बोलते हैं उसको, केप्लर्स लॉ बोलते हैं। समझ गया, हाँ समझ गया। ये अलग क्यों समझ रहा है, क्यों सबका मीन डिस्टेंस अलग है, इसलिए सबका टाइम पीरियड क्या होगा, अलग होगा। समझ गया सर। आर मतलब मीन डिस्टेंस होता है। तो मैंने ये जो बोला ना, इसको इसने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है, इसके यहाँ पे इसने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। सिंपली पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। देखो द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ एन प्लैनेट होना चाहिए, लेकिन उसने प्लैनेट नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के अराउंड सब क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखो स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ एन revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance, cube of the mean distance। कहाँ से लेंगे mean distance, from the sun। mean distance कहाँ से लेंगे आप, सिंपली सबका from the sun लेंगे। समझ गए, जो मैंने बोला उसको इसने सिंपली यहाँ पे इंग्लिश में बोल दिया है डेफिनेशन की फॉर्म में, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। समझ गए, चीज़ें समझ लो। और इसे मैंने क्या किया, पहले आपको समझा दिया, तो आपको चीज़ें क्या हो गई, चीज़ समझ में आ गई। फिर आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको अच्छे से क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। समझ गया, द टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। समझ गया, हाँ समझ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आर क्यूब। सर डायरेक्टली क्या है, अगर किसी को नहीं आता तो हल्का सा मैं बता देता हूँ। देखो डायरेक्टली इनवर्सली क्या है, मान लो ए कोई क्वांटिटी, ए क्या है कोई क्वांटिटी है, और बी क्या है कोई क्वांटिटी है। ए और बी कोई फॉर्मूला या कोई क्वांटिटी है। तो अगर मेरे को लिखना है इनको डायरेक्टली, क्या लिखना है, डायरेक्टली लिखना है, तो ऐसा डाल दो ए और बी क्या होगा, डायरेक्टली। क्या होगा, डायरेक्टली होगा। डायरेक्टली मतलब तो सामने, क्या होता है, सामने होता है। क्या होता है डायरेक्टली मतलब, क्या होता है, सामने। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या सर, ए और बी यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली मतलब आमने सामने। देखो जरा, ये ए और बी आमने सामने है, मतलब ए और बी क्या है, डायरेक्टली क्या, ए और बी सामने सामने, मतलब ए और बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर है। क्या है, प्रोपोर्शनल के अंदर है। मेरे को लिखना है ए और बी को इनवर्सली, क्या लिखना है, इनवर्सली लिखना है। तो ऐसा कर दो 1/b, क्या कर दो 1/b। ए और बी यहाँ पे डायरेक्टली, और ए और बी यहाँ पे क्या, इनवर्सली। क्या इनवर्सली मतलब होता है 1/, क्या होता है इनवर्सली। क्या इनवर्सली मतलब सर, क्या इनवर्सली मतलब होता है क्या, 1/, क्या होता है 1/, मतलब इनवर्सली। इनवर्स मतलब तो उल्टा, और उल्टा कब क्या होता है, इसे मैं 2 लिखूँ, 2 का उल्टा क्या होगा 1/2। ना, तो इनवर्सली मतलब होता है 1/, क्या होता है 1/। तो 1/, में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो इनवर्सली हो जाएगा। ए और बी क्या डायरेक्टली सामने सामने, इनवर्सली मतलब 1/, क्या होगा, सिंपली 1/, लगा देंगे, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए,
ये रहा आपका डायरेक्टली और ये रहा आपका इन्वर्सली। इन्वर्सली क्या करना होता है, सिर्फ वन का। इन्वर्सली मतलब क्या होता है, वन लगा दो, क्या लगा दो, वन लगा दो, मतलब उल्टा क्या होता है, इन्वर्सली मतलब उल्टा। तो बी का उल्टा क्या होगा, 1/b होगा, मतलब ये और भी डायरेक्टली है और ए और बी यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली। क्या है आपका सिंपली, समझ गए, यहाँ पे ए और बी का डायरेक्टली है और यहाँ पे ए और बी का सिंपली इन्वर्सली, मतलब 1/, क्या लगाना, सिंपली सिर्फ 1/ लगाना। ये होता है सिर्फ डायरेक्टली और इन्वर्सली का फर्क। डायरेक्टली मतलब सामने सामने, इन्वर्सली मतलब क्या लगाना, सिर्फ और सिर्फ 1/b लगाना। समझ गए सर। तो t² हो गया। एक आपको मालूम है कि जब ये हटता है, जब ये साइन हटती है, दो लोग आते हैं, कितने, दो लोग आते हैं। एक आता है इक्वल के साइन और एक आता है कांस्टेंट। समझ गए, जब ये हटेगा दो लोग आएंगे, एक इक्वल और एक क्या आएगा, कांस्टेंट है। के मतलब कांस्टेंट, के क्या कांस्टेंट है। तो t² को और r को नीचे लेके आ जाओ, तो r³ इज इक्वल टू के क्या आपका कांस्टेंट है, क्या आपका कांस्टेंट है, क्या सिंपली आपका कांस्टेंट है। समझ गए, ये क्या सिंपली आपका कांस्टेंट है। समझ गए सर, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि t1 का स्क्वायर और r1 का क्यूब कांस्टेंट है ना, ये क्या है कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब इन दोनों का जो रेशियो कांस्टेंट क्या रहेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा। r2 का क्यूब इज इक्वल टू t3 का स्क्वायर r3 का क्यूब। समझ गए, इसका मतलब कि इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, तो इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या रहेगा, एकदम कांस्टेंट, क्या रहेगा, अंत कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए, क्या रहेगा, सिंपली कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। समझ गए, हाँ सर। आपको बोर्ड में इतना ही लिखना है, आपको बोर्ड में इतना ही लिखना है। ये तो मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए क्या आएगा, आपको काम आएगा, और आपको बोर्ड के अंदर सिर्फ इतना ही लिखना है। समझ गए अच्छे से, डेफिनेशन समझ गए, सब चीज़ अच्छे समझ गए, हाँ समझ गए। आपको पेपर में ये और सिर्फ ये लिखना होगा। समझ गए, तो ये रहा आपके कैप्लस लॉ के, क्या रहा आपके सिंपली ये पूरे कैप्लस लॉ क्या कर दिया मैंने आपको अच्छे समझा दिया। कैप्लस लॉ के पर क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। इस पर क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्या आएंगे, आपको क्वेश्चंस आएंगे, और ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आते नहीं है। तो कैप्लस लॉ में इतना ही कहानी थी, इतनी बातें थी बताने के लिए, वरना इस पे बहुत सारी चीज़ें और हैं, क्वेश्चंस वगैरह कैप्लस लॉ पे, उसे आपको डिस्कस कर लेंगे लास्ट लेक्चर के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, देखो इसी फॉर्मूले पे आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा, उसको क्या करना है, आपको समझ करना है। देख लो, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या, देखो t1 स्क्वायर r1 का क्यूब, t2 स्क्वायर और नीचे क्या है, r2 का क्यूब। तो t2 को नीचे लेके आ जाओ जरा, देखो t1 का स्क्वायर और इसको नीचे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये t2 का स्क्वायर और इसको वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा r1 का क्यूब, ये हो जाएगा r2 का क्यूब। तो ये फॉर्मूला t1/t2 द होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, t1/t2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1/r2 द होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको समझ के चलना है। t1/t2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1/r2 द होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको पकड़े चलना है, इसको नोट करके ऊपर एकदम रेड लाइन के ऊपर लिख देंगे। ये क्या आपका फॉर्मूला है कैप्लस लॉ के अंदर, सिंपल फॉर्मूला आएगा। एक प्लैनेट है, उसका रेडियस r1 है, तो उसका टाइम पीरियड t1 है। तो एक और कोई दूसरा प्लैनेट है, उसका रेडियस डबल है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैं क्या करूँगा, इनको डिस्कस कर लूँगा जब आप करेंगे इसके क्वेश्चन, समझ गए। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, वरना सिंपल पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज से तक काफ़ी है। आज हमने पढ़ लिया कैप्लस लॉ, 3 लॉ पढ़े, उसको डीप ने पढ़े, अच्छे से पढ़े। देखो था एकदम सिंपल, मैं भी चाहता तो उसी में से बता देता, लेकिन मैंने क्या आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया ताकि आपको थोड़ा सा क्या है मजा है, डेप्थ नॉलेज मिले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नॉलेज इज सो मच इंपॉर्टेंट। साइंस में क्या है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो। तो मैंने आपको बता दिया कैप्लस फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड लॉ अच्छे से, मतलब आपको पढ़ना क्या है, डेफिनेशन पढ़ना है और चीज़ों को समझना है, और सब आपके लिए क्या थी, नॉलेज थी। तो आज तक काफ़ी है। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे, चीज़ों को शेयर करेंगे ताकि और बच्चे को चीज़ें सब मालूम पड़ सके। तो आज के लिए काफ़ी, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।